अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे आप। फिजिक्स के कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं कंसेप्चुअल। हर टॉपिक के मैंने दो तीन एमसीक्यूज बनाए हैं, डिस्कस करते हैं। चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक पार्ट 1 है। डायमेंशन एनालिसिस पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम डायमेंशंस। इस तरह का आ जाता है पेपर में। मोमेंटम और इम्पल्स की सेम होती है, फोर्स और एनर्जी नहीं होती, वर्क एंड पावर नहीं होती, प्रेशर एंड एनर्जी नहीं होती। तो कौन सी हुई हमारे पास? मोमेंटम एंड इम्पल्स सेम हुई। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन क्या है? इसमें से एम एल स्क्र टी-2 ये भी नहीं हो सकती, एम स्क्र भी नहीं हो सकती, एम एल क्यूब टी-3 नहीं, m-1 ये ए वाला इसका आंसर है। अच्छा ओके। एम एल स्क्र टी-2 किसकी है? ये एनर्जी की है। एनर्जी का फॉर्मूला कोई भी आप ले सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ले लें, यहाँ पे कुछ भी पुट करके देख लें। फोर्स की तो ये हो ही नहीं सकती ना, एम ए मैस आ जाएगा और एल टी-2। तो एल यहाँ पे दो है, इधर एक है। पावर का और है, मोमेंटम का और है, एनर्जी का और। इस तरह ये यहाँ पे एनर्जी का बन रहा है। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ट्रू वैल्यू किसको कहते हैं? एक्यूरेट को कहते हैं हम, एक्यूरेसी जो आ जाती है उसमें। ओके। क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के पास होती है लेकिन एक दूसरे ट्रू वैल्यू से दूर होती है, वो एक्यूरेसी आएगी। प्रिसाइज ओनली, प्रिसाइज ओनली। एक्यूरेसी डिपेंड्स मेनली ऑन, एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है? स्किल ऑफ एक्सपेरिमेंटर पे करती है। लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यस। रैंडम एरर नहीं, रैंडम एरर पे कर ही नहीं सकती, बोथ ए और बी दोनों पे करती है, ठीक है। अनसर्टेनिटी है हमारे पास। द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट अराइजेज ड्यू टू, अनसर्टेनिटी किस वजह से आती है? ह्यूमन एरर से भी आ सकती है, इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेशंस भी, इन्वायरमेंटल कंडीशन, यस, ये सब में आ सकती है, ठीक है। कोई एक आ जाए इनमें से तो आप उसको करेक्ट में लिखेंगे, करेक्शन लेके आएंगे इसमें। ओके। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज मेजर्ड इन द गिवन। परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे गिवन की जाती है? मतलब ऊपर आता है हमारे पास डेल्टा में, नीचे आता है टोटल वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कौन से वाला फॉर्मूला है? ए वाले में है। इफ़ टू क्वांटिटीज ए एंड बी आर मल्टीप्लाइड, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी क्या होगी? मतलब फ्रैक्शन में हमारे पास आ जाएगी उसकी, पहले तो अनसर्टेनिटी ओवर डिवाइड बाय टोटल करेंगे, प्लस अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय टोटल बी की करेंगे। ए और बी किधर है? ये बी वाले ऑप्शन में है, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं होगा, माइनस भी नहीं होगा, और दोनों डेल्टा प्लस में नहीं होंगे। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट जो है ए बी cos थीटा के इक्वल आता है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे तो हमारे पास जीरो होगा, cos 90 जीरो के इक्वल होता है हमारे पास। स्केलर प्रोडक्ट गिव्स अ रिजल्ट दैट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, सिंपल सा है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? ए और बी का साइन थीटा आ जाता है उसमें। राइट हैंड रूल के इसमें लिखते हैं ना डायरेक्शंस के लिए। फिर है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लेफ्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स हमारे पास जीरो आती है, ओके। प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें ये लॉन्ग में आता है, सो प्रोजेक्टाइल मोशन, टाइम, रेंज, हाइट, ये तीन पूछे जाते हैं। एंगल का तो वो मैंने इधर इसलिए लिखा है ताकि एमसीक्यूज में बन सकता है। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय, टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला है? यू स्केयर नहीं आता, यू स्केयर वाला तो वो रेंज में आ जाते हैं ना। फिर टू यू साइन जी, साइन थीटा ओवर जी, ये आ जाता है इसमें। यू कोस थीटा तो होता ही नहीं है, यू स्केयर माइनस ओवर जी ये भी नहीं होता, ये तो उसमें होता है ना मैक्सिमम रेंज में। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास बी वाला ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल रेंज। अच्छा, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कब होगी? 45 डिग्री पे होगी, ठीक है। टू साइन थीटा लगेगा ना उसमें, टू साइन थीटा 90 के इक्वल आता है, 90 इज इक्वल टू 1 मैक्सिमम हो जाता है। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कब होगी? वी स्क्र साइन स्क्र थीटा और टू जी, वी स्क्र, ये ए वाला फॉर्मूला है। कोस थीटा तो होता ही नहीं है ना। फिर कोलिजन एंड वन डायमेंशन, ये लॉन्ग में आता है सवाल। इम्परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व, कौन सी इलास्टिक कोलिजन में दोनों कंजर्व होंगी और इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी बस, ठीक है। हेड ऑन एंड स्टिक टुगेदर,
वो क्या होंगी फिर? परफेक्टली इनइलास्टिक होंगी। If two equal masses collide elastically in one dimension and one is initially at rest, तो क्या होगा? फर्स्ट बॉडी जो होगी वो स्टॉप हो जाएगी और दूसरी जो है वो मूव करने लग जाएगी पहले वाली की। ये केसेस में है हमारे पास, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड एक्सेलरेशन। एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज, सेंट्रीपिटल फोर्स इसकी इक्वल, एक्सेलरेशन इसकी इक्वल आ जाती है। फिर सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी इक्वल आती है? यहाँ पे एफ इज इक्वल टू एम स्क्र ओवर आर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आ जाता है यहाँ पे। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट, सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे एक्ट करता है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। इनर्शिया ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मैस पे करता है और उसके एक्सिस पे करता है। फिर ऐसा यूनिट इनर्शिया का क्या है? के जी पर मीटर स्क्वेयर, के जी मीटर स्क्वेयर सॉरी। एम एल स्क्वेयर होता है ना, या हाफ एम एल स्क्वेयर होता है, 1/5 ml स्क्वेयर होता है, 2/3, 2/5, सही है। इस तरह 1/12 ml स्क्वेयर, एम एल स्क्वेयर क्वान्टिटी है। फिर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। रिंग का क्या होगा? एम आर स्क्वेयर। अच्छा, ये आपके पास जो टेबल है ना वो आपने लाजमी देखना है बुक में। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एल ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज, एल किसके इक्वल है? आई ओमेगा के इक्वल। ओमेगा किसके इक्वल होता है? ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, एंगुलर मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या आ गया? के जी मीटर स्क्वेयर ओवर सेकेंड, के जी मीटर स्क्वेयर ओवर सेकेंड। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व व्हेन, एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होता है? जब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो के इक्वल आ जाती है, तब होगा, ठीक है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी इन अ स्पेस स्टेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू रोटेशन। किस वजह से होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होती है, क्योंकि जीरो का एंगल बनाएगी या एक्सिस के थ्रू आएगी वो, ठीक है। इस तरह इन रेडियस ऑफ रोटेटिंग स्पेस स्टेशन इज डबल्ड टू मेंटेन द सेम आर्टिफिशियल ग्रेविटी, स्पीड मस्ट बी इंक्रीज बाय अंडर रूट 2 टाइम्स। अच्छा, ये सवाल ना आपके पास उसमें आ सकता है, शॉर्ट में आ सकता है, ठीक है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी एक्ट्स आउटरवर्ड, यानी कि अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड आएगी तो इसको अवे जाएगी, क्या इसका सीन है फिर? वर्क आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट। वर्क डन बाय अ फोर्स इज जीरो व्हेन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर। अच्छा, ये सवाल जो है ना, वर्क डन बाय फोर्स इज जीरो, ये सवाल उधर भी अभी मैथ का पेपर था ना, उसमें एनुअल पेपर में भी, सेकंड एनुअल में, उसमें ये सवाल एग्जैक्टली ऐसे पूछा गया था। ऐसे यूनिट ऑफ वर्क इज, वर्क का जॉउल होता है। कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेस इट थ्रू अ डिस्टेंस एज द वर्क डन इज, वर्क डन क्या होगा? जॉउल के इक्वल आ जाएगा। जॉउल किसके इक्वल है? W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। अच्छा, इधर इन्होंने दो दफ़ा डॉट लगाया, दो दफ़ा नहीं लगाते, एक ही दफ़ा लगाते हैं डॉट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर। A body is doubled, its kinetic energy becomes, if the velocity of a body is doubled, velocity double होगी तो kinetic energy क्या होगी? 4 टाइम हो जाएगी, 4 टाइम्स। kinetic energy depends on, किस पे करती है? mass और velocity दोनों पे करती है। वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम states that work done by all forces equal the change in kinetic energy, equal the change in kinetic energy। अच्छा, इसको हम दूसरी तरह इस तरह लिखते हैं कि W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, ठीक है। मतलब ये कि पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होता है। इफ द नेट वर्क डन ऑन अ बॉडी इज पॉजिटिव, बॉडी विल स्पीड, अ बॉडी ऑफ mass 2 kg is acted upon by a force causing a work of 10 joule। देखो इधर दो, उसका m mass जो है वो 2 kg है और उसका वर्क जो है या काइनेटिक एनर्जी है वो 10 जूल है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? तो 10 ही हुई, ठीक है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ये आपके पास पार्ट 1 था। अब मैं इंशाल्लाह अभी पार्ट 2 भी करूँगा 3-4 बजे तक। अभी एक तो हो गया तकरीबन।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट में ना मैंने 6 से लेके 11 तक, 6 से 10 तक किया है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।